हेलो एंड वेलकम टू एनालॉग टेकी। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूजीसी नेट 2020 के अंदर जो आए हुए क्वेश्चंस थे वो पेपर 1 के अंदर के सारे सॉल्यूशंस। तो पहला जो क्वेश्चन था वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड था। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमारे पास इस टाइप का एक टेबल दे रखा था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ बेड्स इन ईच हॉस्पिटल इन ब्रैकेट। यहाँ पे दे रखे हैं टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल, द नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड एट डिफरेंट हॉस्पिटल फॉर अ डिजीज ऑन अ पर्टिकुलर डे बेस्ड ऑन द डाटा इज इन टेबल, आंसर द क्वेश्चन 1 to 5। यानी 1 से 5 क्वेश्चन थे इस टेबल पे बेस्ड। तो इस टेबल के अंदर क्या दे रखा है पहले देख लेते हैं। ये हॉस्पिटल दे रखा है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल दे रखा है हमारे पास A, B, C और D 4 हॉस्पिटल्स हैं और डिजीजेस दे रखे हैं। उसमें वायरल डिजीज है, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज एंड लिवर डिजीज है। तो इसके अंदर से पहला क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पेशेंट्स एडमिटेड टू हॉस्पिटल A टू हॉस्पिटल B। यानी रेशियो निकालना है जो पेशेंट हॉस्पिटल A में एडमिट हुए थे और हॉस्पिटल B में एडमिट हुए थे। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया है, इन टेबल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पेशेंट्स है उन सब का यहाँ पे मैंने टोटल ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आ रहा है 90, यहाँ पे टोटल ऐड किया तो ये आ रहा है हमारे पास 35, इसको कॉलम को ऐड किया तो 85 और इस कॉलम को ऐड किया तो 40। सिमिलरली यहाँ पे लिवर डिजीज के लिए ऐड कर दिया कितने पेशेंट्स हैं, किडनी के लिए कितने पेशेंट्स हैं, हार्ट डिजीज के कितने पेशेंट्स हैं और वायरल डिजीज के कितने पेशेंट्स। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब सिंपल हो जाएगा इसको निकालना। तो रेशियो ऑफ टोटल पेशेंट्स एडमिटेड टू हॉस्पिटल ए टू हॉस्पिटल बी। हॉस्पिटल ए में कितने पेशेंट थे, ये है 90 और हॉस्पिटल बी में कितने हैं 35। तो हमें क्या करना है, सिर्फ रेशियो निकालना है हॉस्पिटल ए टू हॉस्पिटल बी। तो हॉस्पिटल ए में कितने थे 90, तो 90 अपॉन अगर हम 35 करते हैं जो कि हॉस्पिटल बी में थे तो इजीली आ जाएगा। हम 5 की टेबल से अगर कैंसिल करते हैं 5 7 से और ये आ जाएगा 5 की टेबल से 18। तो ये हमारे पास आ गया 18:7। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा जो कि है आंसर हमारे पास थर्ड। अब इसी पे बेस दूसरा क्वेश्चन था। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैंने एज इट इज टेबल ले लिया है जहाँ पे सारे जो टोटल है वो एज इट इज किए हुए हैं। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं क्या पूछा था। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये पूछा था, what is the percentage of liver disease patient admitted in all hospital from total patients admitted। अब यहाँ पे हमें निकालना है परसेंटेज किसका, लीवर डिजीज पेशेंट का जो एडमिट हुए थे विथ हॉस्पिटल फ्रॉम टोटल पेशेंट्स एडमिटेड। अब टोटल पेशेंट्स जितने भी एडमिटेड थे उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ लीवर डिजीज पेशेंट्स का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लीवर डिजीज के जो पेशेंट्स है वो कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए लीवर डिजीज के ये रहे हमारे पास 35 और लीवर डिजीज के कितने हैं 35। यहाँ पे देखिए इन सबको ऐड कर दिया तो टोटल लीवर डिजीज के 35 है हमारे पास पेशेंट। तो ये आ गया 35 और हमें निकालना है इज एडमिटेड इन ऑल द हॉस्पिटल फ्रॉम द टोटल पेशेंट। तो टोटल पेशेंट्स कितने एडमिट हुए थे तो टोटल हमें इन सबका टोटल निकालना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट यानी कि 90 प्लस 35 प्लस 85 प्लस 40। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स आ जाएंगे। तो ये 90 प्लस 35 125 और ये आ गया 125 प्लस 85 210 और ये आ गया 40 250। तो ये हमारे पास 250 आ गया। तो इनका परसेंटेज हम निकाल सकते हैं कैंसिल करके। हम कैंसिल करते हैं तो ये आता है हमारे पास 7 5 से 35 और ये आ जाएगा 5 5 जा 25। तो ये 50, तो 7/50 यानी कि ये आ रहा है, हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14%। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये आंसर हमारे पास 14% करेक्ट हो जाएगा। अब सिमिलरली तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड फॉर वायरल डिजीज टू किडनी डिजीज। यानी रेशियो निकालना है। तो यहाँ देखिए वायरल डिजीज के लिए मैंने टोटल कर रखा है, ये रहा वायरल डिजीज के लिए हमारे पास आ रहा है 90 और हमारे पास किडनी डिजीज देख लेते हैं। तो किडनी डिजीज के कितने हैं, किडनी डिजीज के आ रहे हैं हमारे पास 40। तो जैसे इन दोनों का रेशियो निकालना है तो ये आ जाएगा 90/40। तो अगर मैं इसको 90/40 करता हूँ तो 90/40 अगर आप करेंगे तो आप इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज 9:4। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है हमारे पास 9:4 और ये डायरेक्ट दिया है तो और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर है इसका 9:4। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन के अंदर पूछा है
टेबल वही है क्योंकि 1 से 5 तक के लिए हमारे पास क्वेश्चन सेम टेबल दे रखा था। तो यहाँ पे देखिए विच डिजीज ऑक्युपाइज हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड्स इन ऑल हॉस्पिटल, यानी कौन से डिजीज के पेशेंट से जो ज़्यादा थे या बेड को ऑक्युपाइड किए हुए थे हॉस्पिटल के अंदर। तो पूछा है हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ या लिवर डिजीज़। तो देखिए इसके अंदर सिंपल सा जो नंबर ऑफ ज़्यादा है वो हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड्स कौन ऑक्युपाई करेगा, यानी नंबर ऑफ पेशेंट्स जिसके ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए वायरल डिजीज़ के अंदर नंबर ऑफ पेशेंट्स 90 है, जो मैक्सिमम है अमॉन्ग ऑल द हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली आंसर वायरल डिजीज़, और यही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है। 5वें के अंदर पूछा है व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ यूटिलाइज्ड बेड्स, यानी जितने भी बेड्स अवेलेबल थे सारे हॉस्पिटल में उसके अंदर से परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज पूछा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे अनयूटिलाइज बेड्स निकालना। तो अनयूटिलाइज बेड्स निकालने के लिए यानी कि नंबर ऑफ बेड्स खाली हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बेड्स। तो यहाँ पे देखिए टोटल हॉस्पिटल में ये हमारे पास बेड्स दे रखे हैं, बेड्स दे रखे हैं कौन से ब्रैकेट के अंदर। तो टोटल बेड्स कितने हुए 100 प्लस 100 200 प्लस 50 प्लस 50 300 बेड्स हैं। टोटल 300 बेड्स हैं, उनमें से अनऑक्युपाइड कितने हैं। तो पहले तो देख लेते हैं ऑक्युपाइड कितने हैं। तो ऑक्युपाइड में इन सब का एडिशन हो जाएगा। तो ऑक्युपाइड कितने में इन सब का एडिशन हमने किया था, ये था 250। तो 250 तो क्या हमारे पास ऑक्युपाइड बेड्स हैं। तो खाली कितने हमें 300 में से, तो वो हो गया 50। तो खाली बेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बेड्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज बेड्स। अनयूटिलाइज निकालना है तो जैसे इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1/6 आ रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.1666 आएगा, और इसको परसेंटेज में निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास 16.66। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर 16.66। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था जो कंपोजिशन बेस्ड था। डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर उसको हमने अच्छे से एनालाइज कर लिया तो हम 5 के 5 क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते थे। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का टेबल है हमें नंबर ऑफ टोटल्स पहले ही निकाल के रख लेना चाहिए ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। तो हमने यहाँ पे देखिए इन सब का टोटल निकाल रखा था और इन सब का टोटल निकाल रखा था। तो इससे क्या हुआ, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को जज कर पाए और डायरेक्टली परसेंटेज वगैरह निकाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 था, वो किस टाइप का दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा है रिमूवल ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इन अ क्लासरूम विल रिजल्ट इन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम देख सकते हैं डायरेक्टली कि कम्युनिकेशन बैरियर क्लासरूम में क्या रिजल्ट, या रिमूवल ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर को हटाने के लिए क्लासरूम के अंदर क्या रिजल्ट देगा। तो हमारे पास ये पहला ऑप्शन है, ये है क्लियर इनंसिएशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर्स, और दूसरा है हमारे पास क्लाइमेट ऑफ पर्पसफुल स्टूडेंट इंटरेक्शन, यानी 2 ही काम हो सकते हैं इस गिवन ऑप्शन के अंदर। तीसरा दे रखा है प्रमोशन ऑफ पर्सनैलिटी का यूज नहीं करते। उसके बाद द रिलेवेंस ऑफ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, जब भी हम एग्जांपल्स इलस्ट्रेट करते हैं तो वो हमारे पास किसी न किसी टास्क को फुलफिल करता है। तो इस वजह से ये इररिलेवेंस दिया हुआ है, तो इररिलेवेंस होगा नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए एंड बी ओनली। इसके अंदर और भी ऑप्शंस दे रखे हैं बट हमें सिर्फ चूज करना था कि कौन से करेक्ट हैं। तो करेक्ट हमारे पास ऑप्शन ए और बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है एक्स्ट्रा ब्राउजर विंडो ऑफ कमर्शियल दैट ओपन्स ऑटोमेटिकली ऑन ब्राउजिंग वेब पेजेस इज कॉल्ड। ये हमारा वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो जनरल क्वेश्चन है कि अगर कभी भी हम ब्राउजर ओपन करते हैं, यानी आप लोग इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, उस समय ऑटोमेटिकली एक ब्राउजिंग वेब पेज खुल जाता है, यानी कि ऐड वगैरह की साइट्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो वो इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, स्पैम बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं, या पॉपअप बोलते हैं। स्पैम तो मेल होता है, वायरस क्या होता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, फिशिंग भी हमारा मेल होता है, लेकिन जो पॉपअप विंडो होता है वो हमारे पास नया विंडो जो ब्राउजर के साथ खुल जाता है, जो हम ऐड वगैरह के लिए देखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा पॉपअप। उसके बाद पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली यूनाइटेड नेशन ट्रीटी रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इशूज which has been notified by all 197 union members या यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके अंदर हम ये जीके बेस्ड क्वेश्चन था जो हमें याद रखना है, और ये हमारे पास
कंप्यूटर साइंस बेस्ड क्वेश्चन था, जस्ट जनरल कंप्यूटर साइंस बेसिस। तो अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो हमारे इस एनालॉग टेकी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो। और भी हम क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारे क्वेश्चन मैं बता दूं कि जो एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे गए थे उसी का PDF है। उस PDF के अंदर से मैंने उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस को लिए हुए हैं और उसके सॉल्यूशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में पूछा व्हाट इज द मिसिंग नंबर। ये सीरीज दे रखा है 4, -8, 16, फिर ये क्वेश्चन मार्क है 64 और -128। ऑप्शन दे रखा है 24, -32, 24 एंड 30। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए कि ये +4 है, ये -8 है, फिर +16 है, तो यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ वापस प्लस यहाँ माइनस है। तो हमारे पास ऑप्शन दो ही हो सकते हैं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस वाले। तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे पास आएंगे ही नहीं। अब नेक्स्ट से देखिए 4 का डबल 8 हो जा रहा है, 8 का डबल 16 है और 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64। तो यहाँ पे 32 ही आएगा और हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि नेगेटिव आएगा और आंसर के अंदर नेगेटिव आ रहा है, वो दैट इज 32। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना था यानी एक सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस से। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32 नेगेटिव के अंदर। चलिए वापस से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जो भी नेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके अंदर, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों, क्योंकि ये जो पेपर 1 है वो सबके लिए कॉमन रहता है। तो कॉमन पेपर के अंदर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे नेट के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होता है तो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है इसको। तो चलिए ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट है। तो रिसर्च के अंदर ये जो है देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला ये बोला इन द रिसर्च नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड ऑफर्स द स्कोप ऑफ एक्सेप्टिंग द अल्टरनेटिव और सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस। ये पहला स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट दूसरा भी पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या बोला है, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देयर विल बी अ चांसेस फॉर कमिटिंग बीटा रादर देन अल्फा एरर्स। अब ये रिसर्च के अंदर बीटा और अल्फा एरर्स अलग अलग चीज़ें होती हैं, कंसेप्ट होता है। तो इसके अंदर से हम देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है। तो पहला वाला है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो 1 एंड 2 हमारे पास क्या है कि दोनों करेक्ट हैं क्या। तो पहला इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये दोनों रिसर्च के लिए काम आता है नल हाइपोथेसिस। तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। इसके अंदर जो भी पहला ऑप्शन करेक्ट है वो देख लेते हैं। तो बोथ वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं, तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देयर इज अ चांस फॉर कमिटिंग बीटा और अल्फा एरर। जरूरी नहीं कि बीटा और अल्फा एरर ही है, इसके अलावा भी कोई और भी एरर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी हम नल हाइपोथेसिस के अंदर जाते हैं तो जरूरी नहीं हो कि कोई एक ही रीजन से हमारा जो है वो रिजेक्ट हो। यानी हाइपोथेसिस जो हमने अज्यूम किया था बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च वो एक ही रीजन नहीं होता जिसकी वजह से हमारा रिजेक्ट हो जाए। वो मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। हो सकता है हमने जो हाइपोथेसिस अज्यूम किया है वो अजम्पशन ही गलत हो और स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर ये पूछा था कि मॉडल जो है उसका एब्रिविएशन क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ मॉडल। तो ये है हमारे पास मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्रामिंग। ये हमारे पास मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये हमारे पास करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है वो पूछा गया था आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और उसके साथ साथ क्लस्टर सैम्पलिंग एज वेल एज हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये तीनों है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन इसके अंदर अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन थर्ड आएगा जो कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एज ऑफ नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग कंट्री इन द विंड एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यानी विंड एनर्जी बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो सबसे लीडिंग कंट्री कौन सी है। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है इंडिया, चाइना, फ्रांस और डेनमार्क। चाइना है वो आंसर हो जाएगा सही।
क्वेश्चन नंबर जो 14 पूछा गया था वो था आइडेंटिफाई द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अंदर हमें प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट फाइंड आउट करना था। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है वो है हमारे पास, देखिए, ब्लैक कार्बन एरोसोल। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था ड्यूरिंग टीचिंग व्हेन अ टीचर यूजेस प्रोसेस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप विल हैव अ डोमिनेंस, यानी कि अगर कोई टीचर प्रोसेस के क्वेश्चंस पूछता है तो कौन सा टाइप होगा जो डोमिनेट करेगा। तो इसके अंदर हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शंस थे, जिसके अंदर मल्टीपल करेक्शन हो सकते थे या मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते थे। तो इसके अंदर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, यानी कि अगर प्रोसेस कोई समझा रहा है या प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके अंदर हायर ऑर्डर क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं। उसके बाद आया हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों क्वेश्चन ही प्रोसेस के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद उस प्रोसेस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा हुआ कि प्रोसेस के अंदर या प्रोसेस क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास हायर ऑर्डर क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल एज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, अगर हम यहाँ से देखें तो बी, डी और ई, तो यहाँ पे देखिए बी, डी और ई हमारे पास फोर्थ के अंदर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following ICT initiative of MHRD deals with e-governance for institution and universities? तो ICT जो इनिशिएटिव MHRD का था वो ई गवर्नेंस फॉर इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी के लिए वो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना था। इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है समर्थ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, उसके बेस पे हमें इन ऑप्शंस में से चूज करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट बोला है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट्स आर डिजाइन टू एसेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटीज। तो यहाँ देखें तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये पहला तो बिल्कुल ही करेक्ट है। उसके बाद दूसरा पूछा है टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट्स आर डिजाइन टू मेजर द बिहेवियर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनी। बिल्कुल सही बात है, एग्जामिनी को कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहेवियर को फाइंड आउट करने के लिए रिस्पॉन्स टेस्ट रखा जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो इस यहाँ से अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके अलावा सारे इनकरेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 भी स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे इस एनालॉग टेकी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में बोला है सम एग्जामिनेशंस आर टू लॉन्ग, सम एग्जामिनेशंस आर टू डिफिकल्ट, देयरफॉर सम एग्जामिनेशंस आर टू लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। तो अगर इसकी बात करें कि एग्जामिनेशन लॉन्ग हो सकते हैं, कुछ एग्जामिनेशंस डिफिकल्ट होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये दोनों जो ऑप्शन है वो सही हो। तो ये इन्फ्रेंस सही नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे पास इनकरेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। सम डॉग्स चेजेस कैट्स, ऑल डॉग्स हैव फ्लीस। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देयरफॉर सम कैट चेजिंग डॉग्स हैव फ्लीस। तो ये बिल्कुल ही तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ये दोनों इन्फ्रेंस भी इसको करेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से स्टेटमेंट 2 है वो ट्रू हो जाएगा। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो जहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। और स्टेटमेंट 2 करेक्ट किस में है, इसमें है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसमें से पूछा है कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है या कौन सा करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे लिखा है समटाइम्स रेशियो हैज़ यूनिट्स। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। क्योंकि कभी भी हम रेशियो डिफाइन करते हैं, सपोज 2/2 तो ये आएगा 1। तो ये हमारे पास रेशियो है। या x/y करते हैं तो x कोई वैल्यू है, y कोई वैल्यू है, तो ये हमारे पास रेशियो में ही आएगा। तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती कभी भी, तो ये इनकरेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल अ प्रोपोर्शन इज फॉर्म्ड, ये सही है, क्योंकि हमारे पास जब भी रेशियो इक्वल हो तो उसके बीच में एक प्रोपोर्शनैलिटी फॉर्म होती है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और दूसरा हमारे पास करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 अगर देखें तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज
ये हमारे पास 4 दे रखे हैं। उसमें बोला है कि अरेंज द अबव टेक्नोलॉजीज ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर जनरेशन इन ऑर्डर दे हैव बीन यूज्ड, स्टार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी दैट वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। यानी कि हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी ओल्ड टू न्यू। तो हमें ओल्ड टू न्यू करने के लिए सबसे पहले ओल्डर टेक्नोलॉजीज कौन सी थी तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इन ऑप्शंस में से देखें तो वैक्यूम ट्यूब थी, वो सबसे पुरानी थी। तो अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूँ, उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांजिस्टर, उसके बाद जो आया था वो आया था हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद आया था जो लेटेस्ट चल रहा है अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर देखें इस सीक्वेंस में तो सी, बी, ए और डी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सी, बी, ए और डी ये हमारे पास सेकंड के अंदर करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इसको करेक्ट करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गिवन बिलो अ प्रोपोजिशन दे रखा है जिसके अंदर से पूछा है, सबसे पहले प्रोपोजिशन देख लेते हैं। द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू न्याय इज करेक्ट ऑप्शन। इस न्याय के अकॉर्डिंग हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बोला है सामान्य लक्षणा या योजना या जन लक्षणा या सन्निकर्षा। तो इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना था कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन है द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे, तो वेदर बहुत ठंडा है, तो ये क्या है, एक जन लक्षण है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम रूषा सपोर्ट्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स: अपग्रेडिंग ऑटोनोमस कॉलेज टू द स्टेट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस ग्रांट टू स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेटिंग अप अ न्यू प्रोफेशनल कॉलेज इन अनसर्व्ड एंड underserved area of the country, providing infrastructure grant to college and university to scale up capacity, more scholarship program to supplement the cost of education। तो इसके अंदर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, बट इसके अंदर जो प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस ग्रांट टू द स्टेट यूनिवर्सिटी ये प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि मेंटेनेंस का काम ये रूषा नहीं करता है। उसके अलावा उसका अपग्रेडेशन की बात हो, न्यू कॉलेज सेटअप की बात हो, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की बात हो, उसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स इन्हांसमेंट की बात हो, तो ये सब में सपोर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। तो इसके अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हम डायरेक्टली देख लेते हैं। तो ए होता है दैट इज एक्सप्लोरिंग अ प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंट्रल फिनोमिना। बिल्कुल सही है। हैविंग अ लिटरेचर रिव्यू प्ले अ माइनर रोल बट सेटिस्फाइंग बट जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम, ये भी सही है। थर्ड क्या बोला, डिस्क्राइबिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम थ्रू द डिस्क्रिप्शन ट्रेंड, ये गलत है। कलेक्टिंग न्यूमेरिक डाटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड विद अ प्रेजेंट क्वेश्चन, ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद कलेक्टिंग डाटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से देखें तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो ए, बी और ई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन सेकंड आ जाएगा, ए, बी एंड ई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कैजुअलिटी इन एरिस्टोटल फिलोसफी। एरिस्टोटल फिलोसफी के अंदर इन सबको अरेंज करना है इस सीक्वेंस को। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सबसे पहले ए आएगा, दैट इज मटेरियल कॉज। उसके बाद सी आएगा, दैट इज फॉर्मल कॉज। उसके बाद बी आएगा, दैट इज efficient cause and finally is फाइनल कॉज। तो ये हमारे पास ऑप्शन 1 होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है कि परविद्या अकॉर्डिंग टू द वैदिक ट्रेडिशन इम्प्लाइज। परविद्या का क्या मतलब है। तो परविद्या का मतलब होता है नॉलेज दैट ट्रांसेंड्स ह्यूमन एक्सपीरियंस, वो नॉलेज जो ह्यूमन एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, यानी इनमें से एक भी करेक्ट हो सकता है, मल्टीपल भी करेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर वुडन फाइबर्स, ये गलत हो गया कि फाइबर ऑप्टिक केबल कभी भी वुडन के नहीं होते। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया वो है वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एनी टाइम एनीवेयर कनेक्शन टू बोथ कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन्स, ये बिल्कुल सही है। मोबाइल फोन्स आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग वॉइस कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो डिजिटल मैसेजिंग सर्विस, तो ये बिल्कुल सही है कि ये दोनों के अंदर देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन है वो कभी भी हमेशा अवेलेबल रहता है बोथ कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन के लिए। एज वेल एज मोबाइल फ़ोन की बात हम करें तो आजकल
कम्युनिकेशन एज वेल एज डिजिटल मैसेजिंग सर्विसेज दोनों में यूज होते हैं। तो बी और सी वाला जो होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए कुछ ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है, दैट इज बी एंड सी। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से पूछा है इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यानी कि इनमें से देखिए स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूँ, स्टेटमेंट में बोल रहा है लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया हैव अ वेरी लो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू। ये हमारे पास अगर बात करें तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है कि हमारी जो ऑक्सीजन वैल्यू डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, यानी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है जो मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया है उसके अंदर। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो इन रिवर्स ऑक्सीजन इज एडेड इनटू वाटर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम एयर ड्यू टू टर्बुलेंट एंड रैपिड फ्लो। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है कि टर्बुलेंट की वजह से ही ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन 4 होगा वो करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर पहला से स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला वाला इनकरेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 बोल रहा है कि द एंट्री ऑफ न्यू मीडिया हैज मेड ऑनलाइन लर्निंग। तो ये क्या है, सेकेंडरी सोर्स बेस्ड है, डिपेंडेंट ऑन पर्सनल सोर्सेस है, इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक है या इंडिपेंडेंट है। तो आप देख सकते हैं ये इंडिपेंडेंट ही होगा क्योंकि द एंट्री ऑफ न्यू मीडिया हैज अ मोबाइल हैज मेड ऑनलाइन लर्निंग। तो ऑनलाइन लर्निंग आप इंडिविजुअली कहीं भी और कहीं से भी कर सकते हैं। इसके लिए सेकेंडरी सोर्स या फिर इंस्टीट्यूशन सेंटर या फिर डिपेंडेंट ऑन पर्सनल सोर्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, जिसके अंदर मैच द फॉलोइंग आया था या मैच द लिस्ट आया था। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिया हुआ है, यानी कि कौन सा मोड कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो अगर मैं बात करूँ पहले की तो ये बोला है 1 to 1, दूसरा 1 to many, तीसरा many to many और 1 to many या 1 to none। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से हमें मैच करना है कि नेटवर्क है, इंटरपर्सनल है या फिर मास कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकली प्रिंट है। तो ये देखिए जो पहले का ऑप्शन है ये 1 to 1 कम्युनिकेशन किस में होता है, तो 1 to 1 हमेशा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद सेकंड है कि 1 to many कम्युनिकेशन कहाँ आता है, तो 1 to many हमारे पास मास कम्युनिकेशन में यूज आता है। उसके बाद हमारे पास सी है मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन। तो मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन किसी भी नेटवर्क के अंदर हम कर सकते हैं कम्युनिकेशन। उसके बाद सिर्फ 1 to 1, तो 1 to 1 कम्युनिकेशन ये हमेशा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तो ये क्वेश्चंस मैच द लिस्ट बेस्ड थे, तो इसके अंदर हमें ऑप्शन चूज करना था। तो देखिए ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 1 और डी का 2। तो सी का 1 और डी का 2, तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। अ डी नोवो इंस्टीट्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय आईसीटी इनेबल्ड pedagogy, focus on teaching and research in unique and emerging areas of knowledge, focus on teaching and research on foreign languages and their literature, और state of art इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डी ने वो जो था वो इंस्टीट्यूशन, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या कैरेक्टराइज बाई है वो है फोकस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च इन अ यूनिक एंड इमर्जिंग एरियाज ऑफ नॉलेज। तो ये ध्यान रखिए, ये अपने को याद रखना है क्योंकि ये नेक्स्ट जो 2021 में है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान रखनी है, ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है। तो आईसीटी पे भी पूछा जाता है और डी नोवो पे तो पूछा ही गया है। तो आईसीटी और एज वेल एज रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन पे भी ऑलमोस्ट हमने देखा कि अभी तक 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन के अंदर अभी तक हमारे पास जो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है वो सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं और बाकी जो जनरल क्वेश्चन हैं जीके बेस्ड वो ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आए। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे एनालॉग टेक की चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जो इस टाइप के वीडियो है मैं आप लोगों के लिए लाता हूं। क्वेश्चन 31 जो पूछा गया था वो ये था कि सोलर वाटर स्टिल इज अ डिवाइस टू, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सोलर वाटर पूछा है कि ये कौन सा डिवाइस है। तो इसका आंसर है प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी से क्या करता है, ये पोर्टेबल वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान रखिए सोलर वाटर स्टिल इज विच प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस एनालॉग टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस टाइप की वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहे ताकि नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको यूजफुल हो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 32 है वो मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट व्हेन द प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज 25%। यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है 25% और आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट किस पे हम निकालेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे, कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी और उसने सेलिंग प्राइस कितने पे बेची। तो चलिए उसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो x रुपीज़ है। तो x ले लिया हमने। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? दैट इज 25%। तो हम अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 25% ऑफ सेलिंग प्राइस दैट इज 0.25x, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है। अब हमें फॉर्मूले से पता है कि प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो जस्ट इसको इस साइड लेके आना है। तो जस्ट हमारे पास सेलिंग प्राइस है ही, प्रॉफिट है ही, तो जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस 0.75। अब हमें प्रॉफिट निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस का। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? ये है हमारे पास 0.25 और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास? 0.75। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ और इंटू 100 करूँ तो हमारे पास परसेंटेज आएगा दैट इज 33.33%। तो ये देखिए इसका आंसर 33.33% हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 लिख लेते हैं। इसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इनमें से कौन सा करेक्ट है इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 बोला है ह्यूमन रीजन हैज दिस पेकुलर फेट दैट इट रीचेज एट अ स्टेज व्हेन इट हैज नाइदर आंसर सर्टेन क्वेश्चन नॉर इट हैज इग्नोर सच क्वेश्चंस। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है ह्यूमन रीजन बाय इट्स ओन नेचर इट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू रिजॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस कंसर्निंग द अल्टीमेट रियलिटी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है। तो इसका स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन टू स्टेटमेंट्स आर, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर सेशंस आर डायलॉजिक एंड आर अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टीचिंग मेथड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट वर्क, लेबोरेटरी वर्क, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग आर एक्शन बेस्ड एंड आर पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसके अंदर भी हमारा हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। इसके अंदर भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और 36 भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो 35 के अंदर पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 दे रखा है। तो स्टेटमेंट 1 दे रखा है वो है कि वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है FTP इज अ सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू है। तो हम इसमें से मैच करेंगे तो हमारा पहला इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इनकरेक्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है या ट्रू है। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। ये मैथमेटिक्स बेस्ड दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए co-primes are numbers which have only one as their common factor। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। को प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिसके एक ही फैक्टर होते हैं या खुद के नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास 1 होता है जो को प्राइम फैक्टर के कॉमन फैक्टर होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि स्टेटमेंट 2 का, तो फैक्टराइजेशन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ नंबर इनटू अदर नंबर्स व्हिच व्हेन एडेड टुगेदर विल गिव ओरिजिनल नंबर। तो ये फैक्टराइजेशन आधा स्टेटमेंट तो सही है बट जब हम उसको ऐड करते हैं तो वो कभी भी हमें ओरिजिनल नंबर नहीं देता। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 हमारे पास इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन थर्ड, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये वाला हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में सीक्वेंस बताना है कि कौन से करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आएगा इसके अंदर बी, केव पेंटिंग होगा। उसके बाद हमारे पास डी है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस है। उसके बाद आएगा सी दैट इज वुडन ब्लॉक फॉर प्रिंटिंग है। उसके बाद आएगा हमारे पास ए, एक्टा ड्यूरना है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है मेटल प्रिंटिंग। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। ये सीक्वेंस हमारा सेकंड सीक्वेंस है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 कह रहा है द अंडरलाइंग पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टू adjust to the environment challenges, help face environmental hazards, promote individual critical thinking about emerging issues, increase public awareness
and knowledge of environmental issues, enhance problem solving and decision making skill in respect of handling environmental issues। तो इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो करेक्ट ऑप्शन के लिए हमारे पास जो इसके अंदर हो जाएगा वो है थर्ड, दैट इज सी डी एंड ई। सी डी क्या करता है? अंडरलाइंग पर्पस ऑफ environmental education is to promote individual critical thinking about emerging issues as well as increase public awareness and knowledge of environmental issues as well as enhance problem solving and decision making skills in respect of handling environmental issues। तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। When an independent variable is explored rather than manipulated to observe the effect on the dependent variable, the method of research is called। इसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो याद रख लीजिए कि एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड का ये डेफिनेशन है, तो हमें ये डेफिनेशन याद रखना। ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4⁵ इज डिवाइडेड बाय 50। तो ये जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना था और करके डिवाइड करना था। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4⁵ तो 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आएगा 1024। और डिवाइड बाई 15 करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 68 + 4 आएगा, 68 क्वेश्चन आएगा और 4 रिमाइंडर आएगा। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर पूछा है तो रिमाइंडर इज 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन एम्पिरिकल रिसर्च। ये भी रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है। तो एम्पिरिकल रिसर्च में कौन सा यूज होता है? तो एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर साइंटिफिक मेथड फॉलो होता है या यूज होता है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्रूशियल सिग्निफिकेंस इन एंडोलेंसिस लर्निंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरो वर्शिप एंड सेंटिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जो असर्शन और रीजन बेस्ड था। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। तो ये क्वेश्चन है असर्शन का और ये इसका रीजन है। तो देख लेते हैं इसके अंदर असर्शन क्या कह रहा है, रिपीटिंग मोर एंड मोर द सेम मैसेज विल मेक इट इम्पॉर्टेंट। रीजन क्या कह रहा है, डोंट यूज टू वर्ड्स व्हेन वन विल डू इज द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट वर्क। तो इसके अंदर हमें पता है कि असर्शन ही इनकरेक्ट है। असर्शन में क्या कह रहा है कि हम अगर रिपीट करते रहें एक ही चीज़ को, भले ही वो रॉन्ग हो तो ये कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा। बट हमारे पास बी क्या है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 44 कह रहा है व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो फोकस क्या होता है वाइल अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अंदर प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट्स एंड आइडियाज, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 कह रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इंडिकेटेड बिलो विच वर्ड विल करेक्टली पेयर टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे है जैसे वर्ड्स का मीनिंग बैड है तो डॉन्टिंग का मीनिंग क्या होगा। वर्ड्स को बैड से रिलेट किया हुआ है तो डॉन्टिंग को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉन्ड, डॉन्टिंग फॉन्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर का जो लास्ट सेक्शन है वो देख लेते हैं, जो कि 46 से 50 तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 46 से 50 तक एक हमें दे रखा है कि पैसेज दे रखा है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं। मैं आपको इसके आंसर्स बता दूंगा क्योंकि पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो पैसेज है वो अलग अलग है, बट पैसेज रीडिंग आपको आना चाहिए और इसको फटाफट रीड करना। और इसके जो मेन एम है वो लेटेस्ट ही होता है। जो लेटेस्ट कोई टॉपिक चल रहा हो उस टॉपिक पे बेस्ड ये पैसेज आता है और उससे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हिंदी के अंदर आप पढ़ सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ले रहा हूँ 46 से 50 तक। ये सारे इसी पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक्चुअली जो ये पैसेज है वो लर्निंग पे डिपेंडेंट है। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान समय में सांस्कृतिक अधिगम का केंद्रीय मुद्दा क्या है। तो ये अब हिंदी में क्यों दिया हुआ है जबकि इंग्लिश में मैंने यहाँ क्वेश्चन सेलेक्ट किया। तो जिस समय आंसर किया था उस समय जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, यानी हिंदी में सेलेक्ट किया था या इंग्लिश में सेलेक्ट किया था, तो उसी के बेस्ड आपको जो PDF जनरेट होके आएगा वो वही आएगा जो आपने उस समय आंसर देते समय सेलेक्ट किया था। तो ये आंसर देते समय हिंदी सेलेक्ट किया हुआ था तो इसलिए यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए इंग्लिश में है। तो चलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदर्भ संबंधी स्पष्टता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो सब क्वेश्चन ही है पैसेज का, दैट इज 47। द आइडेंटिटी हैज अ टेंडेंसी टू हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम अदर्स। क्वेश्चन नंबर 48 है हिस्टोरिकली द रिसर्च फॉर आइडेंटिटी हैज बीन ऑफ, ये आएगा इंटरमिटेंट इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 49 द एडवेंट ऑफ नेशनलिज्म लेड टू, इसका आंसर है यूनिटी विद इन डाइवर्स आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे देखिए वापस क्वेश्चन नंबर 50 हिंदी में है, इसका मतलब जो आंसर उस समय दिया हुआ था वो हिंदी में सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए हिंदी में है। पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 नया संस्कृति अवबोध निम्नलिखित में किसके कारण संस्कृति पर परंपरागत धारणा से समरूपी नहीं होता है, तो आंसर इसका संचार की नई पद्धतियाँ। तो चलिए ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 to 50 पेपर 1 के अंदर। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो इन सारे क्वेश्चंस के अंदर 1 to 50 तक जो भी पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आप लोग को रिवाइज कराता रहूँ और हर टॉपिक पे कुछ न कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करता रहूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं अगले आने वाले नेट 2021 के अंदर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।